मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 मार्च को वर्ष 2025-26 का पेश करेंगे बजट। प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को पेश होने वाले इस बजट से हैं कई उम्मीदें। भारतीय जनता पार्टी की अंबाला जिला इकाई की ओर से आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन। कवि सम्मेलन के दौरान अटल जी की कविताएं, जीवन और कार्यों पर हुई चर्चा। सोनीपत जिले में भाजपा के मंडलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र की कल गोली मारकर की गई हत्या। जमीन विवाद बताया जा रहा है हत्या का कारण। जमीन और सरपंची, दो तरह के विवाद आ रहे हैं सामने। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आज उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों का सम्मान व संरक्षण करने के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतर्गत सदन की कार्रवाई 14 से 16 मार्च तक स्थगित है और सोमवार 17 मार्च को सत्र फिर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर प्रदेश वित्त मंत्री 17 मार्च यानी परसों को बजट पेश करेंगे और यह उनके कार्यकाल का पहला बजट होगा। इससे पहले सदन की कार्रवाई के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के तहत विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी संबंधित मंत्रियों ने दिए। पिछले दिनों सत्र के तहत कई बार भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए प्रयासरत है और किसानों के हितों पर केंद्रित नीतियां बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा बजट सत्र के अंतर्गत विपक्ष पर, विशेषकर कांग्रेस पर, किसानों को एमएसपी के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद कर रही है और वर्ष 2021-22 से अब तक एमएसपी पर खरीदी गई फसलों की राशि किसानों के खातों में सीधी डाली जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार लगभग 2 गुना अधिक धान की सरकारी खरीद पिछली सरकारों के मुकाबले कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में तकनीकी सुधार करके भ्रष्टाचार को कम किया है और फसल बिजाई सीजन के दौरान सरकार द्वारा यूरिया की भी पूरी व्यवस्था की जाती है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि आगामी सीजन में भी किसानों को यूरिया व डीएपी खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार किसानों की भलाई के लिए योजनाएं लेकर आई है। प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर भरपाई करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। मुआवजा राशि में भी बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने किसानों को मुआवजे के रूप में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं, जबकि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में 1156 करोड़ रुपए मुआवजा दिया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 17 मार्च को पेश किए जाने वाले बजट से प्रदेश के लोगों और भिवानी के व्यापारी व आमजन को भी काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पेश होने वाला बजट उनके लिए राहत भरा साबित होगा और बजट में हर वर्ग के लिए कल्याणकारी घोषणा होंगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट में विशेष छूट देने की भी उम्मीद जताई है। व्यापारियों ने जीएसटी में छूट और युवाओं ने स्थायी रोजगार की मांग की है। भिवानी के व्यापारी अमित बंसल ने बजट को लेकर उम्मीद जताते हुए कहा कि व्यापारियों की मांग है कि बजट में व्यापारियों के लिए अलग से फायर ब्रिगेड का प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों में कई बार बड़ी घटनाएं देखी गई हैं जिसके चलते व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि सरकार कम से कम 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित करे। इसके अलावा व्यापारियों के लिए अलग से टास्क फोर्स का गठन किया जाए ताकि व्यापारियों के साथ आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पकड़ तत्परता से की जा सके। इससे अपराध के ग्राफ में भी गिरावट आएगी। जीएसटी स्लैब का सरलीकरण कर जीएसटी को एक ही स्लैब में लाए जाने की उम्मीद भी व्यापारियों ने जताई है, जिससे कि व्यापारियों को जीएसटी संबंधित दिक्कतों का सामना न करना पड़े। के अंदर सबसे पहले व्यापारियों के लिए एक अलग से फायर ब्रिगेड का इंतजाम करें, क्योंकि भिवानी में पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं जिससे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमारी सबसे पहले कई बार मांग भी रही है और हम चाहते हैं इस बजट के अंदर सरकार कम से कम 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इंडस्ट्री एरिया भिवानी के अंदर स्थापित करे, जिससे भविष्य में हमें इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। उसके अलावा आज व्यापारी के लिए एक अलग से एक टास्क फोर्स बनाई जाए, जिससे व्यापारी को किसी तरह की कोई भी चोरी, डकैती या कोई हमला होता है उसके बारे में कोई दिक्कत आती है, उस टास्क फोर्स को तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन करे।
गृहिणी सारिका अग्रवाल ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण रसोई का सामान बहुत महंगा हो गया है, जिसके चलते उनका रोजमर्रा का खर्च चलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में रसोई के सामान के दामों व महंगाई को कम करने की तरफ बजट में विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे कि आपको पता ही है कि बजट आ रहा है, मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट को बोलना बजट के कि प्लीज़ हमारे जो हाउसवाइफ है उन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, बिकॉज़ हमारे जो किचन्स में जितनी भी सामग्री यूज़ होती है सबके दाम बहुत बढ़ गए और हमारे किचन का बजट एकदम हिल गया है, मीन्स बहुत ऊपर चला गया है। जो ये देते थे पहले हमें मंथली, उसमें तो हम बचा भी लेते थे पहले कुछ पैसे अपने खुद के लिए। अब तो हमें खुद के जो बचे हुए पैसे वो भी लगाने पड़ते हैं घर खर्च के लिए। सो प्लीज़ गवर्नमेंट को मैं निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे गृहिणियों पे थोड़ा ध्यान दे। वहीं बुजुर्ग धर्मवीर ने कहा कि बजट से वरिष्ठ नागरिकों को काफी उम्मीद है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बसों में 1000 तक निःशुल्क सुविधा है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। भिवानी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को जल्द शुरू किया जाए ताकि नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। कुछ सुविधा मिलनी चाहिए और जैसे बस पास में भी बताते हैं भाई 1000 किलोमीटर तक का कुछ वो है, अगर इसको और दायरा बढ़ा दिया जाए तो अच्छा है। और ये भिवानी में ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसमें इसको चालू किया जाए ताकि इसमें सुविधाएं हों, जो कमी है उनको दूर किया जाए। 17 मार्च को पेश किए जाने वाले बजट को लेकर आम लोगों ने सरकार से काफी उम्मीदें लगाई हैं। लोगों का मानना है कि हरियाणा और केंद्र में तीसरी बार भाजपा सरकार सत्ता में है। प्रदेश में इस बार सरकार द्वारा जो बजट पेश किया जाएगा, इस बजट से हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ राहत जरूर होगी। लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अच्छा बजट मुहैया करवाएगी। लोगों का कहना है कि सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर, आधुनिक मशीनें और दवाएं अस्पतालों में हों ताकि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिल सकें। लोगों का कहना है कि नगर परिषद व नगर पालिकाओं को भी एक बेहतर बजट दिया जाए ताकि शहरों की सुंदरता, सड़कों की व्यवस्थाएं और साफ सफाई बेहतर हो सके। हरियाणा बजट सरकार जो दे रही है, बीजेपी सरकार का लगातार तीसरी बार विजय होना, लगातार ये बजट पेश करना, सरकार से जनता प्रसन्न है और इसी प्रसन्नता को सरकार जारी रखेगी। और उम्मीद है नगर पालिका को भी पूरा बजट मिलता है। पूरा बजट के साथ नगर पालिका हमारा पूरी सेवा करती है। उसमें स्वच्छता, सरकार के रोड और हॉस्पिटल्स सरकार की तरफ से हर तरह से डेवलपमेंट बहुत अच्छी दिशा में चल रहे हैं। कुछ उम्मीदें स्टेट के बजट से भी हम कर रहे हैं। सबसे पहली उम्मीद ये करते हैं कि जो आज के समय पे एजुकेशन और हेल्थ केयर सबसे बड़ी चीजें दो है जो एक आम आदमी चाहता है, तो सरकार से, नायब सिंह सैनी सरकार से यही उम्मीद है कि हेल्थ केयर में और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हमारा जो बजट है वो ज्यादा खर्च होना चाहिए। आने वाले बजट से बहुत सी उम्मीदें होती है, इसी पे भविष्य टिका होता है प्रदेश का। मेरे को लगता है अभी जो नई सरकार बनी है हरियाणा की, इसको आने वाले समय में एजुकेशन और मेडिसिन पे फंडिंग बढ़ानी चाहिए। अभी हरियाणा प्रदेश का नाम देश के अंदर अच्छे प्रदेशों में गिना जाता है। हरियाणा के सोनीपत जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेंद्र की कल होली के दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने भाजपा नेता की हत्या कर भागे पड़ोसी की तलाश तेज कर दी है। पुलिस के मुताबिक जिले के उपमंडल गोहाना के गांव जवाहरा में भाजपा के मुंडलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र के पड़ोसी मनु ने गोली मारकर हत्या कर दी। आज शव को खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि 42 वर्षीय सुरेंद्र को पहले उनकी गली में गोली मारी गई। वो घायल अवस्था में जान बचाकर भागे और एक दुकान में घुस गए। आरोपी ने दुकान में घुसकर उन्हें दूसरी गोली मारी और उनकी वहीं मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र ने कुछ समय पहले मनु की बुआ की जमीन खरीदी। इस पर मनु ने उन्हें जमीन पर कदम नहीं रखने की चेतावनी दी थी। सुरेंद्र ने हाल ही में जमीन की जोताई शुरू की थी। इससे मनु गुस्से
गुस्से में था। भाजपा नेता सुरेंद्र पहले इंडियन नेशनल लोक दल में थे। जनवरी 2021 में उन्हें भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया। हाल ही में वे मुंडलाना मंडल अध्यक्ष चुने गए थे। सुरेंद्र संयुक्त परिवार में रहते थे। उनके 3 बच्चे हैं, वे इनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। कल शाम को जवारा गांव से सूचना मिली थी कि वहाँ गोली चली है, जिसमें गोली सुरेंद्र सिंह जो नंबरदार हैं गांव के उनको लगी थी। उनकी पत्नी कोमल के बयान पर पर्चा दर्ज कर दिया गया है और सुरेंद्र सिंह को 2 गोलियां लगी हैं, एक सिर में लगी, एक पासू में लगी है। गोली मारने वाला मन्नू है, इन्हीं के गाँव का है, जिनकी ज़मीन को लेकर के रंजिश चल रही थी। 2021 में सुरेंद्र सिंह मृतक ने किसी ज़मीन का सौदा करवाया था और इसकी खुद की ज़मीन का भी सौदा किया हुआ था, जिसको लेकर के इनकी रंजिश बनी हुई थी और कोर्ट में केस भी चला हुआ था। 2 गोली लगने पर सुरेंद्र सिंह की हत्या हुई है और इसमें हमने 2 टीमें CIA की और 1 टीम पुलिस थाने की, वो इसके अंदर कार्रवाई कर रही है और हमने इसमें जो मुलजिम है, मेन मुलजिम है मन्नू, उसकी तलाश कर ली गई है और उसको पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। भारतीय जनता पार्टी की अंबाला जिला इकाई द्वारा आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और एक कवि सम्मेलन भी हुआ। भाजपा नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार रखे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा कि अटल जी के जीवन का एक एक क्षण, एक एक कण राष्ट्र को समर्पित था। उनके विचार में राष्ट्र हमेशा सर्वोपरि रहा। उन्होंने कहा कि अटल जी एक ऐसे राजनेता थे जो सर्वमान्य थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा परिवारवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए काम किया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर पार्टी द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इस उद्देश्य से 25 दिसंबर 2024 से 25 दिसंबर 2025 तक पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजन कर शताब्दी वर्ष मनाने का निर्णय लिया। और हरियाणा प्रदेश में हमारे 5 लोगों की कमेटी बनी है, जिसमें मैं भी हूँ, कमल गुप्ता जी। तो 5 जिले हमने बांटे हुए, पंचकुला, अम्बाला, जमनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल मेरे पास है। तो उसके निमित्त ये दूसरा प्रोग्राम था। तो आज हमने यहाँ अटल जी की जयंती वर्ष पर कुछ अटल जी से संबंधित कविताएं जो लोगों ने बड़े हौसले के साथ बनाया गया, जिन लोगों ने अटल जी के साथ काम किया तो उनको सम्मानित किया और कुछ लोगों से अटल जी के स्मरण सुने, क्योंकि अटल जी एक अपने आप में ही आजाद शत्रु थे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य अटल जी की साहित्यिक और राजनीतिक विरासत को याद करना और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाना है। कवि सम्मेलन में अटल जी की कविताओं का पाठ किया, साथ ही उनके जीवन और कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से अटल जी की विरासत को जीवित रखेंगे और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे। देखो जी, दिल्ली जब अटल जी की रेडियो आती या कहीं और जिले में आती तो हमने इतनी वो होता भाई जरूर जाते। मैं अपने घराड़ी पर सारी रात रोटियां खुआई करूँगा या ठंडा या बस हमारे पाए कराती गाँव में बरका ले जे करूँगा दिल्ली लाल किले पर सबसे आगा बैठा थे दिल्ली के बात कर मरी ठीक है बेटे मखा ठीक आप उस वक्त काम करे में वो पत्र करे काम उनके बाद वो फटी करेगा पाकिस्तान। कवि गुरुदेव सिंह जी ने कहा कि अटल जी एक महान कवि और साहित्यकार थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं में देशभक्ति, सामाजिक न्याय और मानवता के मूल्यों को प्रतिबिंबित किया था। जो हमारे भारत रत्न में प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी याद में जन्म शताब्दी वर्ष पर एक कवि दरबार करवाया गया, जिसमें
8-10 कवियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की और बहुत अच्छा लगा। एक जन्म शताब्दी वर्ष पर उनकी याद में हमें काव्यांजलि देने का समय प्राप्त। अटल वाजपेयी जी का जो राजनीतिक जीवन है वो आदर्शक माना जाता है और उन्होंने सियासत के अंदर वो जो पूर्णे पाए हैं जिस पर चलकर उन्होंने अपना नाम विश्व भर में रोशन किया है। सरकार के निर्देशानुसार आज से सरसों की खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है और आगामी 1 अप्रैल से गेहूं की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों में खरीदी जाएगी। फसल खरीद की सभी तैयारियां भिवानी जिला प्रशासन द्वारा भी मुकम्मल कर ली गई हैं। इस बारे में भिवानी उपायुक्त ने बीते दिनों मार्केट के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि मंडियों में आने वाले किसानों के लिए विशेष प्रबंध किए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या न हो। भिवानी मार्केट कमेटी के सचिव अनिल कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सरसों की फसल आज से शुरू हो चुकी है, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों में खरीदी जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए बिजली, पानी, शेड, गेट पास सहित अन्य सुविधाएं भिवानी मार्केट कमेटी द्वारा मुकम्मल हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए गेट पर गेट पास जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा अनाज मंडी अटल कैंटीन के माध्यम से मात्र 10 रुपये में किसानों को पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसल की ही सरकारी खरीद की जा रही है। सरकार के निर्देशानुसार फसल की खरीदारी टोकन के हिसाब से हो रही है। उन्होंने बताया कि भिवानी जिला में भिवानी मंडी के अलावा भवानीखेड़ा, लोहारू, तोशाम, सिवानी, डिगावा, जूई, बहल मंडी में सरसों की खरीद की जा रही है और गांव धनाना, चांग, खरक, कैरू में भी खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। सरकार द्वारा सरसों का भाव 5,950 रुपये और गेहूं का भाव 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी 1 अप्रैल को गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। इस बारे में आढ़तियों ने बताया कि फसल खरीद के लिए मार्केट कमेटी भिवानी द्वारा पूरी तैयारी कर रखी है और खराब मौसम के चलते हालांकि सरसों अभी मंडियों में नहीं पहुंची है, लेकिन मंडियों में सरसों पहुंचते ही खरीद शुरू हो जाएगी। और गेट पास जारी करने की इत्यादि सभी सुविधाएं हमारी तरफ से पूरी हैं और खरीद के लिए जैसे ही कोई किसान भाई लेके आता है सरसों तो उसके लिए तैयारियां पूरी हैं। किसान अपनी सरसों लेके आता है जी, ट्रॉली लेके आएगा, गेट के ऊपर उसको हमारा जो गेट पास जारी करने वाला है सिस्टम, वहां से अपना गेट पास टोकन जारी करवाएगा और मंडी में जिस आड़ती के पास उसको जाना होता है वहां जाके अनलोड करेगा। तैयारी रखी है कमेटी वालों ने, सारी सुविधा कर रखी है, लेकिन अभी सरसों में आने में 10 दिन लगेंगे। तो अभी तो कोई ऐसे बोल रहे कमेटी वाले आज से 25 दिन चालू करेंगे, लेकिन सरसों कोई आई नहीं। तैयार है, मार्केट कमेटी पूरी तरह तैयार है, लेकिन सरसों की अभी राइवल नहीं, सरसों की राइवल अभी 10-15 दिन और लगेंगी। मतलब सरसों आते ही सरकारी खरीद 5950 रुपए में शुरू हो जाएगी। मार्केट कमेटी की फुल तैयारी है, न किसी पानी की समस्या है न लाइट की समस्या है। बिल्कुल टेंट सेट बिल्कुल खाली करा रखे, जब ही सरसों आएगी परचेज शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने रबी फसलों के प्रति एकड़ औसत उत्पादन सीमा में बढ़ोतरी की है, जिससे किसानों को उनकी फसलों का अधिक उत्पादन और सही मूल्य मिलेगा। यह निर्णय रबी विपणन सीजन 2025-26 से प्रभावी रहेगा। किसानों ने भी सरकार के फैसले की सराहना की है। किसान ईश्वर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से किसानों को बहुत फायदा होगा। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में ज्यादा आसानी होगी और उन्हें अपनी मेहनत का सही लाभ मिलेगा। पहले जौ का उत्पादन 15 क्विंटल प्रति एकड़ था, अब 16 क्विंटल हो गया है। चना उत्पादन की सीमा 5 क्विंटल से 6 क्विंटल हो गई है। यह किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है। इसके लिए वे सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। किसान राजीव कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा कुछ फसलों की उत्पादन सीमा को बढ़ाए जाने से किसान खुश हैं। पहले मसूर की कोई तय उत्पादन सीमा नहीं थी, अब इसे 4 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया गया है। गर्मी में पैदा होने वाली मूंग अब 3 की जगह 4 क्विंटल प्रति एकड़ होगी। इससे हमें फसल उगाने और बेचने में आसानी होगी। इसी कड़ी में किसान सूबे सिंह ने कहा कि इस फैसले से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे नई तकनीकों को अपनाकर अधिक पैदावार करने के लिए प्रेरित होंगे। किसानों ने कहा कि इसके साथ ही फसलों की खरीद प्रक्रिया को भी सरल बनाएं ताकि किसानों को समय पर उचित दाम मिल सके। सरकार लगातार किसानों के हित में कार्य करती आ रही है। पहले 14 फसलों पर ही एमएसपी तय था, लेकिन अब 23 फसलों पर एमएसपी तय है।
जो गवर्नमेंट ने 9 फसलें और ऐड की हैं उसका किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो किसान है अपनी फसलें आसानी से बेच पाएंगे। मेरे जैसे जो किसान है ठेके पर ज़मीन लेते हैं उनको और भी फ़ायदा होगा। देखिए, सरकार ने ये जो फैसला लिया है फसलों का जो प्रति एकड़ उत्पादन उन्होंने बढ़ाया है, बहुत अच्छा काम किया है। अब उसका 4 क्विंटल प्रति एकड़ औसत का उत्पादन सरकार ने किया है और बाकी और भी फसलें हैं जिनका उत्पादन सरकार ने बढ़ाया है। चना भी है, इसमें सरसों भी है। तो मैं तो सरकार के इस फैसले का धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा सरकार ने जो रबी की फसल है इस पे किसानों के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। जैसे कि जो पहले जौ की फसल होती थी उसका उत्पादन 15 एकड़ प्रति क्विंटल था और उसे बढ़ाकर 16 एकड़ प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया और नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष के बीच तनातनी जारी है। आज प्रेस वार्ता कर नगर परिषद अध्यक्ष वीर शांति स्वरूप ने विधायक गोकुल सेतिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने वाल्मीकि समाज और भाजपा नेताओं का अपमान किया है। वहीं दलित समाज के प्रति ओछी मानसिकता है जिसको लेकर दलित समाज में आक्रोश है। मीडिया से बातचीत करते हुए वीर शांति स्वरूप वाल्मीकि ने कहा कि वह मानहानि और एसटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाएंगे। पहले भी नगर परिषद के दलित कर्मचारियों को गोकुल सेतिया ने अपमानित और प्रताड़ित किया है। उन्होंने कहा कि गोकुल की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, पार्टी के शीर्ष नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन के फैसले से कांग्रेसी विधायक बौखला गए हैं। समाज से भी मेरी प्रार्थना है इसका एक्शन लें और इसको पता लगे कि समाज वाल्मीकि समाज कैसा समाज है। इसने जो दलित नेता को उत्पीड़न किया है उसके लिए आप लोग भी हमारा सहयोग करें। मैं इसके खिलाफ पर्चा भी दर्ज कराऊंगा, इसकी सदस्यता रद्द कराने के लिए मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा और आप अपने सच्चे मन से सोच के पढ़ के उसको न्यूज़ के देखें कि इस आदमी ने मेरे साथ कितनी बड़ी बदसलूकी की है। मैं एक पार्टी नहीं सभी पार्टियों के नेताओं का सम्मान करता हूं। कभी भी मेरे मुंह से किसी भी पार्टी के, क्योंकि मेरा तो जीतने का कारण ये रहा है, मैंने मेरे वार्ड में भी कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। यह दिन विश्व उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों को सम्मान और संरक्षण देने के लिए प्रोत्साहित करने का एक अवसर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया है। इस साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। भारत सरकार उपभोक्ता मामलों को विभाग ने उपभोक्ता को सशक्त बनाने, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और पारदर्शी और निष्पक्ष बाजार सुनिश्चित करने के लिए कई नई पहल और नीतियां शुरू की हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अधिनियम की धारा 38(7) के तहत प्रत्येक शिकायत का शीघ्र निपटारा किया जाएगा और नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के अंदर शिकायत का निपटारा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। यदि वस्तु के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता है तो 5 महीने के भीतर इसका निपटारा भी हो जाएगा। अधिनियम में जिला और केंद्रीय स्तर पर 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र का प्रावधान भी है। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ई कॉमर्स स्वशासन के लिए सिद्धांत और दिशा निर्देश पर भारतीय मानक का मसौदा ऑनलाइन मार्केटप्लेस के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष और उपभोक्ता अनुकूल ढांचा स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने LVM-3 प्रक्षेपण यान LVM-6 के 6ठे मिशन पर जाने वाले क्रायोजेनिक इंजन की लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। प्रक्षेपण वाहन मार्क 3 के रूप में भी जाना जाने वाला LVM-3 इसरो द्वारा विकसित 3 चरण वाला मध्यम लिट प्रक्षेपण वाहन है। इसरो ने एक बयान में कहा कि प्रत्येक मिशन का क्रायोजेनिक इंजन उड़ान के लिए अपनी स्वीकृति प्रक्रिया के हिस्से के रूप में हॉट टेस्टिंग से गुजरता है। इसरो के अनुसार अभिनव परीक्षण पद्धति क्रायोजेनिक इंजन की उड़ान स्वीकृति परीक्षण के लिए आवश्यक सेटअप समय और प्रयास को काफी कम कर देती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। लोग कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से ऑनलाइन भी साझा कर सकते हैं। सुझाव इस महीने की 28 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के चलते मौसम ने करवट ली है। जम्मू कश्मीर सहित पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और वर्षा का दौर जारी रहने से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज हुई है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के चलते 2 दिन से बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। कल देर रात भी हिसार के हांसी इलाके में बारिश के साथ ओले गिरे। इससे किसानों की फसलों को नुकसान होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी शामिल हैं। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, मेवात के अलावा अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तेज हवा चल सकती है। बारिश और ओलावृष्टि के चलते अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों के दिन में गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं बादल छाने से रात के तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने 16 मार्च यानी कल तक मौसम परिवर्तनशील रहने और उसके बाद आंधी और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। कल हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, हिसार सहित 10 जिलों में बारिश हुई। इसके अलावा नूंह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम में आंधी के साथ हल्की बारिश भी हुई। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 134 पदक जीते। इस मंच ने देश के हजारों दिव्यांग बच्चों को आशा की नई किरण दिखाई है। खेलो इंडिया तो खिलेगा इंडिया। देश में खेलों को लेकर बदल रहे माहौल के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय पैरा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पैरा खेलों का यह मंच पैरा खिलाड़ियों के लिए यादगार रहा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के ट्रैक पर अपने सपनों को पंख लगाती 7 साल की अम्मू जन्म से ही दिव्यांग है और अम्मू की मां प्रीति का सपना उन्हें एथलीट बनाने का है। इसके लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में अम्मू की मां ने दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा तो उनके सपने की उड़ान और ऊंची हो गई। मैं डालना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ लेके आई। एक बार देखने के लिए नॉलेज मिले मुझे कि किस तरीके से यहाँ बच्चे का वर्क करते हैं, कैसे खेलते हैं। तो यहाँ ऐसे ऐसे जो विश्वास ही नहीं होता कुछ कर रहे हैं। मतलब किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ में इतनी प्रॉब्लम है। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिलती है। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा, वो लोग कर रहे हैं। और मुझे भी थोड़ी उम्मीद जगी है कि हाँ ये भी कुछ कर सकती है। फिर भारतीय पैरा ओलंपिक्स समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया भी मानते हैं कि मैदान पर खेल देखने आए बच्चे कल खेलों में भारत का परचम लहराएंगे। चेन्नई से आए हैं कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट हमें देखना है। जब उनके अंदर क्रेज है देखने का, वो कल खेलेंगे भी। मैं बिहाफ ऑफ PCI प्रेसिडेंट बहुत खुश हूँ कि जो युवा है, जो डिफरेंटली एबल युवा है, वो अब स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहता है। वो देश के लिए मेडल जीता। दिव्यांग खिलाड़ियों के जीवन को सुगम बनाने और उनके लिए काम करने वाली संस्था स्वयं के अध्यक्ष सिमनू जिंदल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुगम्य भारत अभियान को आगे ले जाने की बात करते हुए कहा कि अगर खिलाड़ियों के जीवन को सुगम बनाया जाए तो वे हर काम को कर सकते हैं। अभियान शुरू किया है सुगम्य भारत अभियान। उसके अंतर्गत ये चीज़ लोगों में जागरूकता फैली है। इसके लिए ये एक जीवन जीने के लिए एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ये लग्जरी की बात नहीं है, एक जीवन को जीने की बात है। सरकार और सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ पैरा खेलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिली है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री जैसे मंच न सिर्फ खेलों के लिए बल्कि खेलों में युवाओं को भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।